अभी हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अध्याय के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग कक्षा 8 में हैं और मैं आप लोगों को कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाला अध्याय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूं। यह मेरा आखिरी कक्षा होगा इस अध्याय का, जहां पर मैं एक केस स्टडी को डिस्कस करूंगा। हालांकि यह केस स्टडी मैंने पिछली कक्षा में भी शुरू किया था, लेकिन जो बच गया था उसे डिस्कस करते हुए हम लोग आएंगे क्विक रिकॉल पे, यानी कि कुछ बिंदुओं में हम लोग अपने इस पूरे अध्याय को रिकॉल करेंगे, फिर से समझ जाएंगे कुछ 5-6 बिंदुओं में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज को देखेंगे जो कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं, और उसके बाद हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आते हैं अपने इस कक्षा में और बात करते हैं उन सारे चीज़ों की जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं की है, जो कि हम लोगों को करना है PSBI पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। तो अब हम वो चीज़ें करते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है इस पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय में। अब जो बचा हुआ है अब हम लोग उसको करते हुए पूरे इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उस टॉपिक पे जहां से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो एक केस स्टडी दिया हुआ है इंडियन सेकुलरिज्म टॉपिक के अंतर्गत। इस केस स्टडी में हम लोग जानेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, इंडियन सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जानेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या कहता है और भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हुए हैं। तो अब हम लोग इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और केस स्टडी का मतलब होता है जब हम किसी एक खास प्रैक्टिकल बिंदु को या फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को लेते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको व्याख्यात करने की और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और विश्लेषण करते हैं किसी एक खास परिप्रेक्ष्य में, किसी एक खास रेस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग केस स्टडी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे और भी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम लोगों ने रिट की भी बात की, कौन कौन से 6 रिट हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम लोगों ने की जो कि भी आप लोगों को PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। अब हमने ये सारा कुछ कर लिया, अब कर लिया तो इसी को आधार लेते हुए, इसी कंसेप्ट को आधार लेते हुए एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण से इस कंसेप्ट को जोड़ते हुए देखेंगे कि वास्तव में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। उसी केस स्टडी के अंतर्गत हम लोग इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे। हालांकि इंडियन सेकुलरिज्म की बात हमने पिछली कक्षा में भी की थी, लेकिन फिर से हम इसको शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि प्रीएम्बल का मतलब क्या था, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि प्रीएम्बल इज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है क्या है, तो भारतीय संविधान का लक्ष्य है। तो कहता है हमारा प्रीएम्बल कि भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पर संघ कह लें, यूनियन कह लें या फिर नेशन कह लें। बेटरली अगर बात करें, सही तरीके से बात करें तो आप इसको नेशन समझ सकते हैं। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष देश है, यह प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आगे, Though history of secularism has a deep root, but it was in 18th century when the British East India Company began to gain supremacy over India that idea of secularism began to have influenced the Indian mind. हालांकि जो पंथ निरपेक्षता है और धर्म निरपेक्षता है, इसकी जड़ की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इसका बहुत पुराना जड़ है। हम भारतीय शुरू से और पुराने समय से पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन भारत पर आया, उसके बाद ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसको तोड़ने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत, अपने बांटो और राज करो नीति के अंतर्गत। जहां पर अंग्रेजों ने क्या क्या किया, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून,
सिख और ईसाई और पारसी, जैन, बौद्ध सारे धर्म के लिए अलग अलग कानून लाने का प्रावधान बनाया और लाया, ताकि जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो धर्म के लिहाज से जो अभी तक निरपेक्ष है वो बट जाए। हालांकि यह भी कहना गलत होगा कि अंग्रेज ही आए तो वो सारा धर्म वाला चीज टूटा। अंग्रेज से पहले मुगल आए, मुगल ने भी किस तरीके से धार्मिक बदलाव किया, धार्मिक या फिर कहें तो रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी बांटो और राज करो के अंतर्गत, के नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने अलग अलग कानून लाने का प्रावधान लाया, और उन्होंने लाया ताकि लोग धर्म के आधार पर बट जाएं, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वर्ष 1905 का बंग भंग, यानी कि इन्होंने बंगाल को बांट दिया। किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, क्योंकि पूरे बंगाल में जो था वो बांग्ला भाषा था, और बंगाल का आधा हिस्सा जो था वो मुस्लिम बहुल था, तो आधा हिस्सा जो था वो हिंदू बहुल था। तो इन्होंने देखा कि जहां जहां कुछ भाषाएं अलग है और धार्मिक पहलू अलग है, उसके आधार पर इन्होंने बंगाल को बांट दिया। इसी कंसेप्ट को हम लोगों ने पहले देखा है। बंग भंग क्या था? वर्ष 1905 में जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और जब बंगाल से इसने जोर पकड़ना शुरू किया राष्ट्रवादी आंदोलन ने, तो अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए बंग भंग की पॉलिसी लाई और बंग भंग कर दिया। तो वही कहा जा रहा है कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बहुत पुराना है भारत के लिए, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कानूनी तौर पर सेकुलरिज्म को तार तार कर दिया गया, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून लाकर। In doing so, they laid the foundation of a civil code which remained largely unchanged to date. India is a secular country. Here, secular refers to the threshold relationship among man, state and religion. यही चीज है कि जो अंग्रेजों ने किया ताकि वो अपना बांटो और राज करो की नीति अपना सके और लंबे समय तक शासन कर सके। अब बात करते हैं सेकुलर शब्द की। तो सेकुलर शब्द का मतलब अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति की बात करें, देश की बात करें और धर्म की बात करें, तो सेकुलर शब्द कहता है कि व्यक्ति, देश और धर्म तीनों एक हैं और तीनों अलग हैं। यानी कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है, न कि यहाँ पर बशर्ते भी एक है, एक शर्त भी दिया गया हुआ है कि यहाँ पर ऐसी भी आजादी नहीं दी गई हुई है कि जिससे दूसरे लोग और दूसरे धर्म जो हैं वो परेशान हो। यहाँ पर मैन स्टेट यानी कि ह्यूमन स्टेट यानी कि व्यक्ति, इंसान, संघ और धर्म, इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना ही सेकुलर शब्द का परिभाषा है, जहां पर यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने की, उसको निभाने की, उसको अनुकरण करने की पूरी स्वतंत्रता है, बशर्ते कि उससे दूसरों का हानि न हो, दूसरों का अपमान न हो। The word secular has not been defined and explained under the Constitution safeguard in 1950 और in 1976। अगर हम सेकुलर शब्द को भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें तो सेकुलर शब्द जो है यह भारतीय संविधान में लिखित नहीं है, अंकित नहीं है। A secular state means that the one that all religion equally and does not uphold any religion as the state religion। वही बात आ गई कि एक सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या है, संघ का मतलब क्या है कि वो सारे धर्मों को समान नजरिए से देखे और किसी एक धर्म को अपने चलाने, अपने प्रशासन और शासन का धर्म न बनाए। जैसा कि इंग्लैंड में होता था, अनलाइक इन इंग्लैंड में होता था, भारत में नहीं होता। जैसा कि इंग्लैंड में होता है, वहाँ की क्वीन जो है, वहाँ की महारानी जो है, वो वहाँ के मुख्य गिरजाघर, अंग्रेजी में चर्च की मुखिया होती है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे, हाउ इज सेकुलरिज्म इंश्योर्ड इन इंडिया। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो इसे भारत में कैसे
चलाया जा सकता है या फिर कैसे इसकी रक्षा की जा सकती है, इस दो बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 152 पर हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। तो हाउ इज सेकुलरिज्म इंश्योर्ड इन इंडिया? सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सबसे पहला तरीका यह है कि रिलीजन को स्टेट से यानी कि यूनियन से यानी कि संघ से यानी कि देश से यानी कि शासन और प्रशासन से अलग रखें। यहाँ पर सारे धर्मों का सम्मान करें, किसी एक धर्म को अपना धर्म शासन प्रशासन का धर्म न बनाएं। यहाँ पर सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दें। यहाँ पर किसी को धार्मिक आधार पे भेदभाव किसी के साथ न करें। और यहाँ पर यह भी कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुसार, कि हर धर्म को अपना अपना विद्यालय और अपने अपने ऐसे संस्थान बनाने का अनुमति है, वो बना सकते हैं। उन्हें फंड, उन्हें पैसा भी दिया जाएगा, बशर्ते कि वो सही से रिलीजियस प्रैक्टिस वहाँ पर करें। मदरसा हो, आर्य समाज स्कूल हो, ये सब बिशप हाउस हो, ये सब जो हैं इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन। दूसरा है कि अगर सेकुलरिज्म को बचाए रखना है तो हम सब लोगों को दूसरे में इंटरवेन करने की, दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे के धर्म में टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सब धर्म का अपना तरीका है, सब धर्म के अपने प्रक्रिया है अपना जीवन यापन करने का, अपना दैनिक जीवन जीने का। तो हमें किसी को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करता है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, दूसरे को की भावनाएं आहत होती है, वहां पर पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन यानी कि दखल अंदाजी करनी होगी। चाहे वो सड़क पर नमाज पढ़ना हो या फिर सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना हो, ये सारी चीज में इंटरवेंशन की जरूरत है, इन सारे चीजों को रोकने की जरूरत है। तो सेकुलरिज्म को इन्हीं दो तरीके से बचाया जा सकता है इस पुस्तक के अनुसार जो हम लोग को पढ़ने हैं। एक, रिलीजन को स्टेट से अलग रखे, यानी कि धर्म को देश से अलग रखे, धर्म अपने जगह पर, देश अपने जगह पर, यानी कि किसी एक धर्म से देश को न चलाएं, सारे धर्मों को आज़ादी दें। और दूसरा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन, दखल अंदाजी न करें किसी के धर्म में, और जहां पर जरूरत हो वहां पर दखल अंदाजी करें। इसी से सेकुलरिज्म बचा रहेगा। अब ये तो पूरा हम लोगों का केस स्टडी जो है वो समाप्त हो गया। इसी के साथ हमारा पूरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे क्विक रिकॉल पे और इन 6 बिंदुओं में देखेंगे अपने इस पूरे संविधान को, अपने इस पूरे संविधान के अध्याय को, जो कि आप लोगों को कक्षा 8 में पढ़ने हैं पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। अभी हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 153 पे हैं, आप लोग के क्लास 8 के सोशल साइंस के बुक पुस्तक के अनुसार। तो अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने दहेज में बात किया था कि दहेज गलत था, लेकिन दहेज गलत नहीं भी था। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था शराब गलत है तो शराब गलत नहीं भी है, ये भी हम लोगों ने बात किया था जब उन सारी चीजों की बात आई थी। अब सेकुलरिज्म की बात आ रही है। अब कहा जा रहा है कि हमें सेकुलर होना चाहिए, हमें धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, हमें किसी एक धर्म से अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने संघ को नहीं चलाना चाहिए, दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और ये भारत के डीएनए में, भारत के खून में दौड़ता है। भारत जो है आज अगर दुनिया में कोई एकलौता देश है जहां पर सारे धर्म जो हैं वो रहते हैं और सारे धर्म अच्छे से रहते हैं, तो वो एकलौता देश जो है तथ्यात्मक रूप से, फैक्टफुली इसको कहीं से भी वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है वो बाकी सारे दुनिया के देशों से सबसे ज्यादा है और सारे धर्म यहाँ पर रहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी कुछ ना कुछ आबादी जो है वो भारत में न हो। तो चीजें ये है कि धर्मनिरपेक्षता तो होनी चाहिए, किसी धर्म के आधार पर कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सामने वाला धर्म या दूसरा धर्म जो है अगर वो अपने आधार पर चलता है, वो अपने आधार पर सारे चीजों को, दुनिया को चला रहा होता है, तो फिर वहां पर सोचने की बात आती है कि क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक तरफ से ही चलेगा? क्या सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ एक तरफ से ही चलेगा?
दुनिया में 50 से ज़्यादा आधिकारिक रूप से ईसाई देश हैं, दुनिया में 50 से ज़्यादा आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश हैं, दुनिया में बौद्ध का म्यांमार और बहुत सारे देश हैं, यहूदी का इजराइल भी है और बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पर हैं। तो क्या बाकी जो जो धर्म के आधार पर नहीं बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं की जिम्मेवारी है धर्मनिरपेक्षता की? यहाँ पर बात आती है कि अगर धर्मनिरपेक्षता की बात है तो सारे को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, होना होगा, नहीं तो फिर अगर आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं तो हम भी धर्मनिरपेक्ष किस बात के रहेंगे? इसी बात के रहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष रहें और हमारा धर्म ही खत्म हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। सेकुलरिज्म बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यही होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, सबका खून लाल होता है, सबका सब एक ही होता है। लेकिन वही बात है कि जब दिमाग में धर्म हावी हो जाता है, कोई धर्म हावी हो जाता है, तो फिर बाकी धर्म को भी उसी तरीके से चलने की जरूरत होती है। टिट फॉर टैट वाली बात होती है, जैसे को तैसा की बात होती है। तो अब हम लोग आते हैं आगे, तो बात करते हैं क्विक रिकॉल का, और यहाँ पर हम लोग 5 बिंदु में पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू इशू एन इंपॉर्टेंट लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैटिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण कानून को इशू करना, महत्वपूर्ण कानून को बनाना, जो कि हम लोगों ने देखा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन December 9, 1946। भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य करना शुरू किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, उसने भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन उसने लिया। इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशल एंड रिपब्लिक। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक और गणतांत्रिक देश है। ये सब हम लोगों ने देखा। प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का शुरुआती इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शो एस्पिरेशन ऑफ अ नेशन। संविधान से हम किसी भी देश के इच्छा को, अभिलाषा को, एस्पिरेशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, चाहे वो भारतीय संविधान से भारत की इच्छा पता हो या फिर बाकी देशों के संविधान से बाकी देशों के एस्पिरेशन की बात हो। खत्म हो गया अध्याय। अब एक्सरसाइज, यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि आप लोगों को करने हैं, और आप लोगों को यहाँ पर कोई भी समस्या आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह सारे क्वेश्चन जो हैं ये वही हैं जो हम लोगों ने अभी कंसेप्ट किया है, उसी में से निकले हुए क्वेश्चन है। पहला है चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, 5 प्रश्न है, पांचों के 4-4 ऑप्शन है, विकल्प हैं, इनमें से जो सही होगा वो आपको उत्तर करने हैं। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में 5 प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 प्रश्न है, जहां पर खाली जगह है वहां पर आपको भरना है। ट्रू फॉल्स में भी 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, कथन को, वाक्य को पढ़ना है और बताना है कि सही है या गलत है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, चारों को एक-एक लाइन, एक-एक सेंटेंस में उत्तर देना है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट के बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसको 2-2 लाइन से 3-3 लाइन, यानी कि 2 सेंटेंस से 3 सेंटेंस में इसके उत्तर देने हैं। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 5 प्रश्न है और इसको एक-एक पैराग्राफ में, यानी कि 5 से 6 वाक्य में, सेंटेंस में, लाइन में उत्तर देने हैं। इसके साथ खत्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर। अब लास्ट में 5 क्वेश्चन और आते हैं जो कि क्रिएटिव एक्टिविटीज है, जो कि एक कार्य है जो कि आप लोग को प्रैक्टिकल रूप से करना है। यहाँ पर 5 हैं, इन 5 को आपको करना है। एक को पढ़ देते हैं। What changes do you find in the Indian society due to the Constitution of India? भारतीय संविधान के अनुसार आपको भारतीय समाज में कौन कौन से बदलाव दिखते हैं, लगते हैं, वो सारे कुछ लिखने हैं। इसी तरीके से 4 और हैं, टोटल 5 क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जो पृष्ठ संख्या 154 पे आप लोगों को दिख रहा है, पारस प्रकाशन के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 पे, जो कि आप लोग अपने पुस्तक पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय जो है वह समाप्त हुआ। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो किसी नए अध्याय के साथ उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।